नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। अब मैं हूं विवेक गर्गाचार। आज हमारे खास प्रोग्राम सीधी मुलाकात में युवा दिलों की धड़कन आरएलडी के महासचिव जयंत चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जयंत चौधरी से जानेंगे उनका चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है, क्या सोचते हैं यूथ के बारे में, अब आगामी अपने कार्यकाल में क्या कुछ करेंगे और क्या क्या उनकी उपलब्धियां रही। सीधे जयंत चौधरी से पूछते हैं। नमस्कार जयंत जी, कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है, क्या कुछ यूथ के बारे में सोचते हैं? क्योंकि अगर मैं प्रत्याशियों की बात करूं तो एक सिर्फ यूथ का चेहरा जयंत चौधरी। खैर, आप जो कह रहे हो कि आज के नौजवान में बहुत उम्मीदें हैं और लोकतंत्र में रुचि लेते हैं। जहाँ तक प्रचार की बात है, आपके चैनल का नाम है समाचार 24 और हमारा भी 24 घंटे प्रचार चल रहा है। तो नौजवानों की उम्मीदें हैं। अब ये सवाल बनता है कि किस तरीके से जो उनकी आवश्यकताएं हैं, शिक्षा, रोजगार, इन मुद्दों पे उनकी वकालत की जाए। पिछले पार्लियामेंट्री टर्म में मैंने हाउस में उठाया ये इशू कि जब देश का बजट पेश होता है तो कहीं ना कहीं एक अलग आंकड़ा आना चाहिए कि सब विभागों में और सभी योजनाओं में कितना खर्च 35 साल के कम के जो हमारे युवा हैं उन पर किया जा रहा है। तो उसी तरह के यूथ के इश्यूज हैं। जेंडर इक्वालिटी भी एक मुद्दा है। आजकल समाज में महिलाओं का जो दर्जा है उसको लेके सभी बुद्धिजीवी चिंतित हैं। और जब यूपी में आप देखते हैं कि मुलायम सिंह यादव जो इतने जिम्मेदार पद पे हैं, उनका इस तरह का बयान आता है तो उससे और क्षति होती है, आहत होते हैं लोग। तो उस वातावरण को भी सुधारने के लिए आवश्यकता है कि अच्छे लोग जो राजनीतिक पदों पे हैं वो पैरवी करें, जेंडर इक्वालिटी की बात को रखें आगे। अच्छा, एक उस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जो परिवार किसानों का सदा मसीहा रहा। आपके घर में दादाजी की बात करूं तो एक अच्छा उनके बीच क्रेज था। उसके बाद तीसरी पीढ़ी अगर उन्हीं गांव में पहुंचती है तो क्या कुछ तीसरी पीढ़ी का कलेवर आपको दिखता है? देखिए, मुझसे तो 3 पीढ़ी का हिसाब मांगा जाता है जी। बुजुर्ग तो लेते ही हैं जिन्होंने काम किया और पार्टी को खड़ा किया, संगठन बनाया, लेकिन 20 साल के नौजवान भी मुझसे 3 पीढ़ी का हिसाब लेते हैं। तो रिश्ता है और उनका अपनापन है। बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, होती हैं, उम्मीदें होती हैं लोगों की कि अब फिर दोबारा उस तरीके से किसान मजदूर की एक आवाज़ बने। लेकिन मैं वहीं कहूँगा कि कठिन है आज के परिस्थितियों में, आज के राजनीति में, कि जिस तरह का एक बंटवारा हो गया कास्ट लाइंस पे। लोग पहले अपनी जाति देखते हैं। अगर पहले लोग ये सोचना शुरू करें कि हम काम क्या करते हैं और उस काम की पहचान को हम अपने मजबूत करें, तब शायद जो है दोबारा वो ताकत बन पाएगी। अच्छा, एक वो पीढ़ी भी मिलती होगी जो दादाजी के ज़माने में आपके दादाजी के साथ रहे होंगे, उनके साथ रह के आज आपके दादाजी नहीं है तो कहीं ना कहीं मिस करते हैं क्या? वो देखो, वो तो रोना शुरू कर देते हैं और रुलाना शुरू कर देते हैं सबको। उनके मन में पीड़ाएं भी हैं और खुशी भी होती है जब मैं जाता हूँ उनके बीच में। तो वो भावनाओं का जुड़ाव है, उसकी कदर तो मुझे रखनी पड़ती है। अच्छा, तीसरी पीढ़ी यूथ जिसकी सबसे ज़्यादा आस है, नया युवा वोटर आया है, वो जयंत चौधरी के आसपास कहाँ ठहरता है? क्या सोचते हैं जयंत जी उसके बारे में? मैं खुद 35 साल का हूँ जी, तो शायद मैं कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से उनकी जो मानसिक स्थिति है, किन मुद्दों को लेके वो चिंतित हैं, क्या चीज़ें उनको व्याकुल करती हैं, उन चीज़ों को मैं समझने का प्रयास कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि हर जनरेशन में बिल्कुल चेंज आ जाता है। तो मुझसे जो 10 साल नीचे जो मतदाता हैं, जो 20 से 25 वर्ष के नौजवान हैं, उनको उन तक पहुंचना, अपनी बात पहुंचाना, ये सबके लिए चुनौती है। और मैं भी यूथ हूं लेकिन मेरे लिए भी चुनौती है। तो आजकल जो नया मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया है, मेरा एक फेसबुक पे पेज है, पार्टी की वेबसाइट है, और अगर आप जाके देखेंगे काफ़ी विस्तृत जानकारी हम उस पर देते हैं। तो वो एक प्रयास है। और फिर जब आप गाँव में जाते हो तो लड़के आके मिलते हैं, अपनी समस्या बताते हैं। ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं कि हमें यहाँ रोज़गार नहीं मिल रहा, और बहुत से अच्छे योग्य लड़के भी हैं, MBA भी कर रखा है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं, बट वो चिंतित हैं भविष्य के लिए। तो उनसे संवाद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनके दिलों में उम्मीद के चिराग जले रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो सही दिशा में काम करेंगे। अच्छा, आपकी एजुकेशन बाहर से रही, वो लोग यहाँ एजुकेशन करते हैं, तो क्या जब आप उन छात्रों से बात करते हो तो क्या जयंत चौधरी को पुराने दिन याद आते हैं क्या? नहीं, पुराने दिन तो सब भूल गया मैं। एक तरह से जीवन, राजनीति में बुला दिया? नहीं, राजनीतिक जीवन में व्यस्तता बहुत होती है और तमाम वो चीज़ें जो मैं पहले किया करता था, कभी बैठ के किताब पढ़ ली, क्रिकेट खेल लिया, अपने जो दायरा है मेरा उसमें उठना बैठना, वो सब बदल जाता है। आपकी लाइफ में चेंज भी होता है। मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन में जिस तरह की गंभीरता पिछले 5 साल में आई है मेरे आउटलुक में, वो शायद पहले नहीं थी। एक जिम्मेदारी का एहसास होता है, तो निरंतर उसी पे ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा दायित्व है।
और बड़ी सोच लेके काम करना पड़ता है, आसान नहीं है। लोग सोचते हैं कि बस वो ग्लैमर है कि आप टीवी पे आ गए, इंटरव्यू दे दिया, हाथ हिला दिए। ऐसे चुनाव नहीं लड़े जाते और ऐसे आप चुनाव जीतकर काम भी नहीं कर पाते, तो बहुत ध्यान देना पड़ता है बारीकी में। अच्छा, 6-7 साल पहले मैं दिल्ली में जिस जयंत चौधरी से मिला, आज वो जयंत का वो कलेवर नहीं दिखता। आज एक जयंत चौधरी एक गंभीर धीर गंभीर हो गए हैं। पिछली बार जब हम आपसे 6-7 वर्ष पूर्व मिले थे तो एक कॉफ़ी भी आपके साथ पी थी और 10-15 मिनट पूरी राजनीतिक चर्चा पे हुई थी दिल्ली स्थित आपके आवास पे। अब एक जयंत चौधरी धीर गंभीर हो गए। अब पूरे परिवार को मैनेज करना, आपकी वाइफ हैं चारू चौधरी जी, वो भी चुनाव प्रचार में व्यस्त रहती, तो कैसे परिवार को टाइम देने की कोशिश कर पाते हैं जयंत चौधरी, जबकि रात को देर रात आना और सुबह जल्दी जाना, तो इतना भीषण प्रयास, उसके बावजूद फैमिली को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, बच्चों को तो देखे काफ़ी टाइम हो गया तो उनकी याद आती है, बट ये काम ऐसा है कि जब आप उसमें जुटे होते हो ना, शारीरिक थकान जरूर आप महसूस करो, लेकिन आपके मन में एक ऊर्जा होती है क्योंकि आप लोगों के बीच में हो, उनके आप प्रॉब्लम्स को देख रहे हो, उनके उत्साह से आप कहीं ना कहीं आपका भी उत्साहवर्धन होता है और ये भावनाओं की डोरी हैं जो हमें खींचती हैं। तो अभी तो मैं खिंचा चला जा रहा हूँ और मुझे भी कोई चिंता नहीं है और बस अगले लक्ष्य की तरफ अगला हर दिन में जैसे मैं जा रहा हूँ सुबह, अगली मीटिंग कहाँ है, मुझे किन मुद्दों पे रखना है, उसी पे ध्यान ज़्यादा रखता है। अच्छा, एक दिन पूर्व क्या कुछ मीटिंग की तैयारियां, किस तरीके से जयंत चौधरी रात को देर रात लौटते हैं, फिर तैयारियां करते हैं अगले मुद्दे के लिए? तैयारियों का वक्त नहीं होता, देर रात थका आता हूँ, सीधा सो जाता हूँ, फिर लोग मिलते हैं, सुबह भी मिलते हैं, जब मैं आता हूँ कभी कोई रात में भी लोग मिलते हैं, तो बस लगातार उसी में है। अच्छा, इस चुनाव में क्या कुछ मुद्दे जयंत चौधरी अपनी प्राथमिकता पर रखे हुए हैं इस बार के चुनाव के लिए? देखिए, हर चुनाव अलग होता है जी। इस बार विशेष चुनाव है, ये मुद्दों का चुनाव है ही नहीं। अगर आप देखो जिस तरीके से प्रचार हो रहा है, कोई इश्यूज की बात नहीं होगी और भाषण भी मुद्दों पे नहीं, व्यक्तिगत तीखी टिप्पणियां हो रही हैं, व्यंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, खिंचाई की जा रही है, मुद्दों की तो बात गायब है। तो लेकिन जहां मैं अपने आप को पाता हूं, जब मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं, एक तो जो हमने 5 साल में प्रयास किए, भूमि अधिग्रहण बिल पास हुआ, उसमें मैंने व्यक्तिगत तौर से बहुत रुचि ली थी। क्षेत्र के लोग उस चीज़ को लेकर बहुत चिंतित थे। प्राइवेट मेंबर्स बिल मैंने संसद में पेश किया था, तो वो एक इशू जो रिजॉल्व हुआ है उससे लोगों को चैन है। आने वाले समय में किन मुद्दों को लेकर हमें संघर्ष करना होगा, सबसे पहले तो NCR क्षेत्र में मथुरा जिले को जोड़ा जाए। वेस्टर्न यूपी में यहाँ जो बुनियादी विकास का अभाव है और अराजकता है पूरे यूपी में, उसके खिलाफ लोगों में रोष है, तो कोई ना कोई रास्ता हमें ढूंढना पड़ेगा। मैं समझता हूँ छोटी प्रशासनिक इकाइयाँ अगर बनेंगी, छोटा राज बनेगा तो ज़रूर वो खुशहाल राज होगा। तो और उसमें फिर हाई कोर्ट बेंच की मांग भी उसी में सम्मिलित हो जाती है। फिर यमुना का इशू है, क्योंकि यहाँ ही नहीं, मैं कहूँगा पूरे देश की आस्था है और यमुना मैया का हमने दर्जा दे रखा है, बट लोग चिंतित हैं कि उसका आज क्या स्वरूप है, तो उस इशू को भी रेज करना प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे, ये मुख्य रूप से चुनौतियाँ हैं। फिर फार्मर्स के इश्यूज़ हैं, जब फार्मर की क्रय शक्ति बढ़ेगी तो व्यापारी हो, मजदूर हो, सुनार हो, लोहार हो, सभी वर्गों की और गाँव में विशेष रूप से एक उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें उछाला जाता है, तो वो भी एक हमेशा प्राथमिकता, क्योंकि मैं लोकदल के मंच से हूँ, हमेशा रहेगी। अच्छा, कुछ आपके राजनीतिक विरोधी होहल्ला मचाते हैं राजनीतिक मंचों पर चढ़ के, जयंत चौधरी 5 साल देखे नहीं, बाहर ही हैं, तो क्या पब्लिक के बीच जाके भी इन समस्याएं आपको कभी मिली हैं या फिर सिर्फ राजनीतिक विरोधी मंच से ही हल्ला मचाते हैं? देखिए, अब राजनीति चेंज हो गई, अब मैं वही कह रहा हूँ कि अब मुद्दों की राजनीति नहीं रही। लोग चाहते हैं कि मेरे यहाँ शादी में आ जाएं, ब्याह में आ जाएं, बस। सदन में आप कितने गंभीरता से मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, मुझे विश्वास है कि मतदाताओं को उस तरफ देखना चाहिए। 5 साल में जितना मैं गांव में गया हूं, जिन गांव में मेरी निधि का काम हुआ, निधि देने से पहले उस गांव में गया, निधि के कार्य के दौरान मैं उस गांव में समीक्षा करने गया, मैंने हल्ला नहीं मचाया, वहां फालतू में राजनीतिक मीटिंग्स नहीं ऑर्गेनाइज करी, लेकिन मैं वहां अपने काम को देखने जाता था। ऐसा पहले कभी मुझे स्थानीय लोग बताते हैं किसी MP ने नहीं किया होगा, तो प्रयास रहा। और हर दिन यहाँ आप देख रहे हैं क्या माहौल है, 300-400 लोग मिलते हैं, हर दूसरे दिन मैं 8 से 10 गाँव में जाता हूँ, तो इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता। 100% एफर्ट मैंने 5 साल में डाला है, फिर भी कमियाँ होती हैं, इतना बड़ा क्षेत्र है, 2300 से ज़्यादा गाँव हैं, अगर हर दिन भी मैं 10-10 गाँव करूँगा तब भी 1 साल तो लग जाएगा ना, और वो तब स्थिति है जब मैं और कुछ ना करूँ। लगभग 100 दिन तो साल में हाउस चलता है, कमेटी की मीटिंग्स होती हैं,
और ये गर्व की बात है कि मुझे चाहे पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में कहीं जाने का मौका मिला, मैं इजराइल गया, वहाँ मैंने देखा किस तरह से धान की खेती भी ड्रिप इरीगेशन से कर रहे हैं, सूएज ट्रीटमेंट किस तरीके से कर रहे हैं। ब्रसेल्स में क्लाइमेट पार्लियामेंट एक संस्था है जो दुनिया के एमपीज के साथ काम करती है वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में, ग्लोबल वार्मिंग के क्षेत्र में। वहाँ मुझे मौका मिला कि अपने देश का प्रतिनिधित्व करूँ। तो ये मौके, ये अवसर होते हैं, क्या इन अवसरों को छोड़ दिया जाना चाहिए? क्या हमें इतनी छोटी सोच रखनी चाहिए कि हम बस शादी ब्याह में घूमें और बड़े मुद्दों को छोड़ दें? तो एक देशव्यापी सोच रखने वाले व्यक्ति को, जनता को चुनना चाहिए। अच्छा, पिछले 10-15 दिन के अगर मैं आपके चुनाव का एनालिसिस करूं तो आपने कभी विरोधियों पर कटाक्ष नहीं किया, सिर्फ अपने मुद्दों को गिनाया, अपने वर्क को गिनाया। तो क्या और लोगों की तरह जयंत चौधरी उन पर हमलावर नहीं होते? आखिर नहीं होते तो क्यों नहीं होते? अब उसका कारण है, देखो, एक तो नेगेटिविटी वैसे ही समाज में बहुत ज़्यादा है। और जिसमें न्यू मीडिया की बात कर रहा था, आप इंटरनेट पर जाके देखिए, किसी मीडिया वेबसाइट को जाके देखिए, अगर 100 कमेंट होंगे तो 98 बहुत नेगेटिव होंगे। ये लीडर का काम नहीं होता कि आप और नेगेटिविटी, नकारात्मक ख्यालों को रखें। लीडर का काम होता है अच्छे ख्यालों को आगे बढ़ाया जाए, उभारा जाए, लोगों के अंदर उम्मीद भरें, विश्वास भरें। अब विश्वास मैं अपने विचारों को लेकर तो भरूंगा, औरों के लिए मैं विष घोलने का प्रयास करूं समाज में, तो वो मैं नहीं समझता कि समाज उसे स्वीकार है। इसलिए मुझे दाएं बाएं नहीं देखना, कौन मेरे आगे लड़ रहा है, कौन पीछे लड़ रहा है, कौन प्रतिद्वंदी है, मैं क्या करना चाहता हूँ, उस विजन को लेकर मैं चुनाव करूँगा। अच्छा, मोदी की सभा मथुरा में होनी है जैसा कार्यक्रम तय है, तो क्या कुछ मानते हैं कि मोदी के आने से कुछ आपके वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है बीजेपी के पाले में? देखिए, मोदी का ब्रांड अभी बहुत कंफ्यूज्ड ब्रांड है। बहुत एग्रेसिव कैंपेनिंग किया है। जिस तरीके से कोई जूते बेचता है, साबुन बेचता है, उस तरीके से आज एक व्यक्ति को बेचा जा रहा है। सरकार किसकी होगी, मतलब मैनिफेस्टो पार्टी का है, मैनिफेस्टो एक व्यक्ति का है, सरकार एक व्यक्ति की है, एक दल की है। हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल चुनाव नहीं है, ये अमेरिका नहीं है कि आप सीधा ओबामा के लिए वोट दे रहे हैं। आप पहले अपने एमपी का चुनाव करेंगे। एमपी पार्टी के संस्कारों में और विप सिस्टम में उसको एक दायरे में रहना पड़ेगा। उस एमपी की क्या सोच है, उसे हमें महत्व देना होगा। तो मोदी जी आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि जब भाजपा जब विपक्ष में होती है, वही भाजपा लेफ्ट हो जाती है आर्थिक विषयों पर कि नहीं, विदेशी निवेश नहीं होना चाहिए, और वही भाजपा जब सरकार में आती है तो बिल्कुल कहती है नहीं, देश के दरवाजे खुल जाने चाहिए। भाजपा ने सबसे पहले सरकारी कंपनियों का विनिवेश शुरू किया था। वही भाजपा जब विपक्ष में होती है तो फिर धार्मिक उन्माद की बात शुरू कर देती है, रामलला की कसम खाते हैं। और वही जब सरकार में आती है तो कहती है नहीं, हमें भाईचारे की बात करनी है। मोदी के सिपह सलार मुख्य रूप से यूपी में दंगों के लिए जिम्मेदार है, लेकिन मोदी मुजफ्फरनगर के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, जानबूझ के नहीं बोल रहे। काशी से लड़ रहे हैं लेकिन दंगों के विषय में कहते हैं नहीं, हमें भाईचारा चाहिए, अल्पसंख्यक की वोट मुझे चाहिए। और वहीं हिंदू के ठेकेदार बन के उनके सिपह सलार जाके हिंदुओं को भड़का रहे हैं। दूसरी तरफ आजम खान वही काम कर रहे हैं। अमित शाह और आजम खान में मैं नहीं समझता कि रत्ती भर का कोई फर्क है। दोनों ही एक किस्म के व्यक्ति हैं, दोनों ही की जो विचारधारा एक है। तो कट्टरपंथियों से अलग हटके, और मोदी जी के बारे में यही धारणा है, जो बुद्धिजीवी हैं, जो अल्पसंख्यक हों या मेजॉरिटी कम्युनिटी से हों, वो यही सोच रहे हैं कि इनके आने से हमारे यहाँ अगर कम्युनल जो हार्मनी है वो डिस्टर्ब हो जाए। अगर 30-40 करोड़ आबादी इस देश की असुरक्षित महसूस करे मोदी जी के आने से, क्या आप सोचते हो कि मोदी जी आ जाएंगे तो डॉलर 1 रुपये का हो जाएगा, या चीन को वो प्रधानमंत्री बन के धमकाया करेंगे रोज? ऐसा नहीं है। लेकिन आज अपनी सभाओं में इस तरह के एक सपना वो लोगों को दिखा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि लोग गंभीरता से विचार करें, वो आएंगे। प्रचार का हिस्सा होता है, हर लीडर आता है, अपने अपने क्षेत्रों में लोग जाएंगे, अपने नेताओं को जिताने का पूरा प्रयास होगा। लेकिन मैं जहाँ खड़ा हूँ और जो मेरी सोच है वो सबके लिए खुली है, देश के सामने है, और यही उम्मीद है कि उसके साथ जो है जनता जुड़ी रहे। अच्छा, मुलायम सिंह यादव का एक बयान आया, बहुत भद्दा बयान था, सब लोगों ने उसकी खूब जम के मजामत की। जयंत चौधरी उस बारे में क्या सोचते हैं? अब देखिए, शिवपाल जी ने भी बयान दिया था निठारी पे, और वहाँ से उनका पतन पूरी तरह से शुरू हो गया था। और आज भी उन्होंने जो बयान दिया है, समय समय पे उन्होंने इसी तरह के बयान दिए हैं। वो प्रेरित करते हैं, जानबूझकर कहते हैं इन चीज़ों को कि ताकि सुर्खियों में आए। और याद करो, शिक्षा व्यवस्था को भी उन्होंने ही चौपट किया था, जो उन्होंने कहा था कि खुलेआम आप चीटिंग करें, अंग्रेजी मत सीखिए। उनके खुद बेटे जो हैं बाहर पढ़ाई उन्होंने कर रखी है, अपने आप को एक आधुनिक मुख्यमंत्री बताते हैं, और उनके पिताश्री कहते हैं गांव के बच्चों को आप अंग्रेजी मत सीखिए। तो उन्हें सीरियसली अब लोगों को नहीं लेना चाहिए, और विशेष रूप से जो यूथ है
चाहे आप किसी जेंडर से हो, महिला हो, पुरुष हो, अब आपको गंभीरता से सोचना होगा। जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यूपी में है, जो गुंडा राज है, अगर इसे निजात पानी है तो ऐसे लोगों को राजनीति से बाहर करना चाहिए। अच्छा, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, दो युवा चेहरे उत्तर प्रदेश के इस समय, दो फेमस युवा चेहरे। उसके बाद आप सांसद थे, वो मुख्यमंत्री थे, तो इन 2 सालों में कहीं कुछ टकराव दोनों के बीच में देखने को मिला? आपने कहा उन्होंने नहीं सुनी, कोई एक टकराव अगर आप चैनल से बताना चाहें? नहीं, टकराव व्यक्तिगत नहीं होती, हर एक आदमी मुद्दों को लेकर चलता है जी। मुझे दुख इस बात का है, वो मुख्यमंत्री बने, सबसे पहले उपचुनाव में यहाँ प्रचार करने आए अपनी पार्टी के लिए, उससे भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो उन्होंने उस मंच पे बतौर मुख्यमंत्री वादे किए थे वो निभाए नहीं। मथुरा के लिए एयरपोर्ट का जब प्रस्ताव आया, जमीन नहीं दी। एनसीआर क्षेत्र में जब हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, शामली जैसे जिलों को जोड़ने की बात आई, उन्होंने प्रस्ताव नहीं भेजा। तो मुझे ज़्यादा उम्मीद थी कि कम से कम यूथ होने के नाते कुछ परिवर्तन लाएंगे, बदलाव लाएंगे। अभी भी उनका टर्म है और अभी भी उनको वक्त मिलेगा, चुनाव बाद भी वो जरा सुधारें। जिस तरह से दंगे भी हुए हैं, उसने भी एक तरह से एक्सपोज किया है जो उनका फेलियर रहा है। प्रशासन पे एक सख्त पकड़ होनी चाहिए, और जो खुली छूट आज दे रखी है समाजवादी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को, और मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आपके दल के आज नेता हैं, ये सिर्फ सत्ता की ललक के कारण आपके साथ जुड़ रहे हैं। ये हमेशा होता है, जब बसपा की सरकार आती है तो यही लोग वहाँ चढ़ जाते हैं। आज ये सपा में चढ़ गए हैं, और आप इनके कहने से काम करोगे और जनता के कहने से नहीं काम करोगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे लूंगा। राष्ट्रीय लोकदल के आप महासचिव हैं, पूरी पार्टी की जिम्मेदारी आपके कंधों पे, मथुरा में चुनाव प्रचार, उसके अलावा आप एक स्टार प्रचारक भी हैं अपनी पार्टी के, तो कैसे रफ एंड टफ मैनेज कर रहे हैं? देखिए, कठिन होता है, सब जगह जाना होता है, और फिर जो आपने सवाल पूछा था कि मथुरा क्षेत्र में कितना ध्यान दे रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं, उस तरह की भावना भी लोगों की होती हैं, तो ये एक बैलेंस बना के रखना होता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि सवाल ये है कि जो रिश्ता मेरा मथुरा के साथ है, यहाँ के मतदाताओं के साथ है, सिर्फ वो नहीं है कि कुछ जो एमपी अपनी जनता के साथ रखता है। यहाँ एक व्यक्तिगत तौर से एक लगाव मैं मानता हूँ, और मैं समझता हूँ वही भावना लोगों की भी है, तो रिश्ते मजबूत रहें, यही। अच्छा, अपना चुनाव जीतने के अलावा आपको आरएलडी का जो वो गढ़ है उसको मजबूत करना है, आरएलडी की सीटें बढ़ानी है, तो बड़ा टिफिकल हो रहा होगा जयंत चौधरी, अगर मैं आपसे पूछूं तो? नहीं, अभी तो चुनाव में जुटे हैं, हम अपना बेस्ट एफर्ट करते हैं, बाकी जनता के हाथ में होता है, और चुनाव बाद भी अग्रेसिवली हम कैंपेन करेंगे, चाहे हरित प्रदेश का मुद्दा हो, लोकदल को दूसरे क्षेत्रों में जोड़ने के लिए, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, जहाँ आज भी आप जाओगे लोगों के घरों में चौधरी चरण सिंह की तस्वीर है और विचारधारा से वो जुड़े हुए हैं, उनको जोड़ने का प्रयास, और दूसरे राज्यों में जहाँ किसानों की प्रॉब्लम्स हैं उन लोगों को जोड़ने का प्रयास करूँगा। मैं 30 सेकंड जयंत चौधरी जी को देना चाहूंगा, पूरे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की जनता से क्या मैसेज देना चाहते हैं जयंत चौधरी? 30 सेकंड से। 30 सेकंड तो पार्लियामेंट में इससे ज़्यादा टाइम मिलता है। खैर, मैं यूपी की जनता से कहना चाहता हूँ कि अब आप स्वच्छ राजनीति की ओर चलें और अच्छे लोगों को चुनें। लोकदल ने मैं समझता हूँ शुरुआत से अगर आप देखें, जो आइडियोलॉजी रही है, जो इतिहास रहा है, जो चौधरी चरण सिंह की कार्यशैली रही है, उसी का आज प्रतीक ये पार्टी है। तो कहीं ना कहीं अपने दिल और दिमाग में इस बात को बैठा लें कि जब तक हम जो 2 प्रमुख पार्टियां यूपी में हैं, मुलायम सिंह की हो या मायावती जी की हो, इनसे अलग कोई रास्ता नहीं अपनाना। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में लोकदल एक अच्छा विकल्प यूपी में बन सकता है, और लोग साथ दें, ताकि जो यूथ की प्रॉब्लम्स हैं, जो डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है, जो एक सुशासन लोग चाहते हैं, उस पर हम खड़े उतर पाएँ। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सांसद जयंत चौधरी, जिन्होंने काफ़ी वक्त दिया चैनल को, तमाम अपनी खूबियां गिनाई, उसके बाद चुनाव प्रचार कराया। कैमरामैन सुनील चौधरी के साथ विवेक गर्गाचार, समाचार 24 मथुरा।